नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रामचंद्र तिवारी की मूलभूत पुस्तक से फणीश्वरनाथ रेणु की जीवनी के साथ साथ उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं और उनका प्रमुख सारांश क्या क्या है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेस्ट सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख रचनाएं। फणीश्वरनाथ रेणु। श्री फणीश्वरनाथ रेणु अप्रतिम गद्य शिल्प के रूप में विख्यात हैं। जिसमें गद्य शिल्प के रूप में विख्यात हैं। यूँ तो लिखना उन्होंने 1945 के आसपास से ही आरंभ कर दिया था, किंतु ख्याति उन्हें 1954 में महिला आंचल के प्रकाशन के बाद ही प्राप्त हुई। महिला आंचल का प्रकाशन 1954 कब होता है दोस्तों? 1954 महिला आंचल प्रकाशन से हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। किससे? 1954 ईस्वी में महिला आंचल उपन्यास से। इसे आंचलिक उपन्यास कहा गया है। आंचलिक उपन्यास मतलब गांव से होने वाली, संबंधित होने वाली। निश्चय ही यह उपन्यास अपनी रचना दृष्टि एवं शिल्प की मौलिकता में अनुपम है, मतलब अपने आप में ये अनूठा है। फणीश्वरनाथ रेणु ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया। उपन्यास और कहानी अतिरिक्त रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध, साक्षात्कार, स्केच, हास्य व्यंग, पत्र, डायरी, नाटक, पटकथा, अनुवाद, टिप्पणी, गद्य गीत आदि अनेक विधाओं में उनकी मौलिकता का साक्षात्कार करके इस चकित कर रह जाते हैं। मतलब इतनी सारी रचनाएं करते हैं कि वो कोई भी विधा नहीं छोड़ते हैं। रेणु को सर्वाधिक ख्याति उपन्यासकार के रूप में प्राप्त हुई, इसलिए सबसे पहले हम उनके उपन्यासों का विचार करना चाहेंगे। मतलब सबसे अधिक जो उन्होंने रचनाएं की, वो उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने रचनाएं की थी। उपन्यास जो उनकी प्रमुख उपन्यास है, उसमें कहता है कि महिला आंचल 1954 जो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई वो है महिला आंचल 1954। प्रतिपरिकथा 1957 कब होता है? 1957। प्रतिपरिकथा 1957। पलटू बाबू रोड 1959 में। पलटू बाबू रोड कब होता है? 1959 से 1960 के धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई। कब होता है? देखिए, ज्योत्सना के दिसंबर 19 से रूप के रूप दीर्घतपा यहाँ पर 1964 ईस्वी में इसका दीर्घतपा 1964 ईस्वी में परिवर्धित संस्करण कलंक मुक्ति के नाम से 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देखिए यहाँ पर जो है ना, दीर्घतपा 1964 में प्रकाशित होता है, लेकिन परिवर्धित संस्करण के कारण वो कलंक मुक्ति नाम से फिर से 1972 में प्रकाशित होती है। सबका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रमवार लगाने के लिए आता है और मिलान के लिए भी। जुलूस 1965 ईस्वी में। जुलूस 1965 ईस्वी में। और कितने चौराहे? 1966 ईस्वी में। रेणु के कुल 6 उपन्यास प्रकाशित होते हैं। कुल कितने प्रकाशित होते हैं? कुल 6 प्रकाशित होते हैं। रेणु रचनावली 3 में उनका एक अधूरा उपन्यास भी है, जो राम रतन राय नाम से प्रकाशित हुआ है। क्या होता है? राम रतन राय, जो कि अधूरा उपन्यास है। इसके संबंध में रेणु रचनावली के संपादक भारत यायावर ने लिखा है। किसने लिखा है? भारत यायावर ने लिखा है कि रेणु रामरतन राय नामक एक तस्कर की आत्मकथा के रूप में उपन्यास लिख रहे थे। क्या? एक तस्कर की आत्मकथा के रूप में क्या उपन्यास लिख रहे थे। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में यह एक बिल्कुल नया विषय होता अगर ये पूरा करते तो। इस उपन्यास में उपलब्ध पृष्ठों में भारत नेपाल सीमा के आसपास का चित्रण बहुत ही बारीकी से हुआ है। किसमें? रामरतन राय में। रामरतन राय के बचपन के वृत्तांत में उस इलाके के पूरे इतिहास इसमें बोलता है। अधूरा प्राप्त होने के कारण इसके विषय में कुछ विशेष प्राप्त या नहीं कहा जा सकता। यह हम रेणु के 6 उपन्यास महिला आंचल 1954, प्रतिपरिकथा 1957 ईस्वी में, पलटू बाबू रोड 1959 ईस्वी में, जुलूस जो निकलता है वो जुलूस 1965 ईस्वी में, कलंक मुक्ति 1972 ईस्वी में, और कितने चौराहे 1966 ईस्वी में समीक्षा रूप में परिचय देना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसे महिला आंचल 1954, इसका क्या प्रमुख तथ्य यहाँ पर दिखता है। महिला आंचल
मेला आंचल, इसका प्रकाशन 1954 में होता है। में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पूर्णिया जिले के मेरीगंज कथा को आधार बनाया गया है। किसमें? मेला आंचल में। यह गांव तेराहट स्टेशन से 7 कोस पूरब स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तेराहट स्टेशन से क्वेश्चन एकदम बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्टेशन था, कितने कोस दूर था, किस दिशा में था। तो ये सब मूलभूत बातें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे तेराहट स्टेशन में से 7 कोस पूरब स्थित था। गांव के पूरब कमली नदी की धारा बहती है। ये नदी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये कमला नदी बहती है। बरसात के अतिरिक्त अन्य दिनों में यह धारा सूख जाती है और रेत के गड्ढों में जगह जगह कुंड बन जाते हैं। गांव के सांस्कृतिक जीवन के साथ ही नदी का अटूट संबंध है। मेरीगंज नाम नील की खेती करने वाले मार्टिन साहब की मैम मेरी के नाम से पड़ रहा था। देखिए, मेरीगंज नाम क्यों पड़ा गया? क्योंकि नील की खेती के आधार पर इसका नाम मेरीगंज रखा गया था। और ये मेरी जो है वो विदेशी था। जो मार्टिन साहब ने मेरीगंज में कोठी बनवाने के साथ अपने प्रभाव से रोहतहट स्टेशन से मेरीगंज तक का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क बनवा रखी थी। और मेरी गांव में पोस्ट ऑफिस भी खुलवा दिया गया था। उनकी मैम कलकत्ते में रहती थी। कहाँ रहती थी? कलकत्ते में रहती थी। और मेरीगंज आने के 1 हफ्ते बाद ही उसे मलेरिया हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मेरीगंज की मैम कलकत्ते से जब आई थी वो किस बीमारी से ग्रसित थी? वो मलेरिया था। मार्टिन साहब सिविल सर्जन को लाने के लिए पूर्णिया भागे। कहाँ गए थे? पूर्णिया। सिविल सर्जन के साथ उनके लौटने के पहले ही मेरी जोर में तड़प कर मर गई। मार्टिन साहब ने मेरीगंज में एक छोटी सी डिस्पेंसरी खुलवाने की कोशिश की। उसके अथक प्रयत्न के बाद भी डिस्पेंसरी नहीं खुली। इसी समय जर्मन वैज्ञानिकों ने नील बनवाने का वैज्ञानिक विधि का आविष्कार कर लिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा बनवाने का? नील बनवाने का वैज्ञानिक आविष्कार किया। मार्टिन का कोई सपना पूरा नहीं हुआ। यह पागल होकर मर गया और वह इस प्रकार से उस चीज में उसमें सफलता नहीं मिली और वह अंततः देहांत हो गया उनका। किसका? मार्टिन का। मेरीगंज बड़ा गांव है। मेरीगंज बड़ा गांव है। यह तंत्रिमा क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय, गहलोत क्षत्रिय, कुर्म क्षत्रिय, धनुधारी क्षत्रिय, कुशवाहा क्षत्रिय, अमात्य ब्राह्मण तथा रैदास आदि टोलियों में बटा हुआ है। मतलब इतना बड़ा गांव है कि वो अपना अपना टोली बटा हुआ है। संथाल टोली को गांव से अलग समझा जाता है। मतलब यहाँ पर संथाल भी है, आदिवासी भी है, जो कि उसको अलग समझा जाता है। गांव में मुख्यतः 3 दल हैं: राजपूत, कायस्थ और यादव। ये मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने दल हैं? 3 दल हैं। कितने? राजपूत, कायस्थ और यादव। राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजपूतों के मुखिया कौन है? राम कृपाल सिंह। कायस्था के विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद कौन रहते हैं? कायस्थ के मुखिया रहते हैं। और यादव के राम खेलावन यादव। राम खेलावन यादव जो कि यादवों के मुखिया रहते हैं। ब्राह्मण तीसरी शक्ति का काम करते हैं। राजपूत और कायस्थ संपन्न और दोनों मिलकर पूरे गांव का शोषण करते हैं। मतलब ये जितने भी कायस्थ रहते हैं, ये जितने भी शक्ति वाले लोग होते हैं, सभी के सभी गांव पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। कहता है कि गांव हर स्तर पर पिछड़ा हुआ है। ये जो गांव है वो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। 1946 ईस्वी में तक की स्थिति यह है कि पूरे गांव में कुल 10 व्यक्ति थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं। मतलब इतना पिछड़ा हुआ है कि 1940 तक केवल 10 ही व्यक्ति इसमें थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। युगों में पढ़ने वालों की संख्या कुल 15 है। पूरा गांव घोर गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और बीमारी का शिकार बना हुआ है। तो मतलब इस उपन्यास से यह जानकारी या फिर ज्ञात हो जाता है कि इसमें बहुत सारे आदमी, बहुत सारे गांव के लोग आज़ाद होने के बाद भी यहाँ पर शिक्षा से दूर और अंधविश्वास में पड़े हुए थे। पिछड़ापन इस सीमा तक है कि गांव में मलेरिया सेंटर बनाने के आई हुई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की टीम को मिलिट्री समझकर गांव के लोग भागने लगते हैं। मतलब पुलिस समझकर। और यादव टोला के लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता बाल देव को बांधकर और सीयर साहब के सामने इसलिए ले जाते हैं कि फरारी सुराजी को
पकड़वाने पर सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलेगा। ऐसे घोर पिछड़ेपन गांव में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया सेंटर के डॉक्टर होकर आते हैं। कौन आते हैं? मूलभूत यहाँ पर एक जो पात्र आते हैं वो डॉक्टर प्रशांत आते हैं, जो कि मलेरिया सेंटर के डॉक्टर के रूप में सामने आते हैं। डॉक्टर प्रशांत जो रहते हैं, डॉक्टर प्रशांत अत्यंत प्रतिभा संपन्न और संवेदनशील डॉक्टर के रूप में है। राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। गांव में रहते हुए उन्हें ग्रामीणों से लगाव हो जाता है और वे आए थे मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करने, किंतु धीरे धीरे गांव की मिट्टी उन्हें मोह लेती है। गांव के नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जानवर, कीड़े मकोड़े सभी में उन्हें जादू सा आकर्षण दिखाई पड़ता है। गांव की गरीबी और बेबसी देखकर उनकी आत्मा तड़प उठती है। वे सब कुछ भूलकर गांव वालों को सबसे पहले इंसान बनाने का संकल्प लेते हैं। तो सबसे पहले किसका बनाने का संकल्प लेते हैं? इंसान बनाने का। और वे अपने इस निर्णय की सूचना अपने डॉक्टर मित्र ममता को देते हैं। मूलभूत यहाँ पर डॉक्टर ममता उनकी कौन है? मित्र है। सबसे पहले किसे क्या बनाने का यहाँ पर संकल्प लेते हैं? इंसान बनाने का। इंपॉर्टेंट है। गांव में डॉक्टर के मन को एक और प्राणी बांध लेता है। वह है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बिटिया कमला। कौन रहता है? विश्वनाथ प्रसाद की बिटिया कमला। कमला रह रहकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। धीरे धीरे नारी तत्व के सहज पवित्र आकर्षण में बंधकर उसे प्राणनाथ बन जाते हैं। मतलब वो उसे प्राणनाथ बन जाते हैं और उनकी जीवन का नितांत निजी कोना है। इससे उनके समर्पित जीवन की कार्य पद्धति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शक्ति और प्रेरणा अवश्य मिलती है। देश के स्वतंत्र होने के कुछ पहले तक इस गांव में किसी राजनीतिक पार्टी का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा था। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मिथकीय व्यक्तित्व की हल्की छाया इनके मन मस्तिष्क पर अवश्य पड़ी थी। राजपूत टोला पर हिंदू राज्य के स्थापित करने का सपना दिखाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक जी को थोड़ा बहुत प्रभाव इसमें दिखाई या पड़ने लगा था। यादव टोली के कालीचरण, है ना, यादव टोली के कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का अधकचरा संदेश गरीबों तक पहुंचाने लगे थे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कालीचरण जो है सोशलिस्ट पार्टी का क्या था? कार्यकर्ता। कालीचरण कौन था? कालीचरण सोशलिस्ट कार्यकर्ता था और वो गांव में कुछ कुछ संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया था। उनकी ये बातें जमीन जोतने वालों की पूंजीवाद को नाश हो, जनता को प्रभावित करने वाली लगी थी। डॉक्टर प्रशांत राजनीति में नहीं थे, लेकिन गरीबी के प्रति उनका दिलो लगाव था। उन्होंने संथालों को समझाया था कि वे जमीन के असल मालिक हैं। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन जोता बोया है वह जमीन उसकी होगी। गांव में सबसे अधिक दलित और शोषित संतान ही थे। गांव से कटे होने के कारण उनमें परायापन कुछ अधिक था। यह जानकर कि जमीन जोतने बोने वालों की ही हो गई, वे तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले बिहन के खेत में हल्ला बोलकर बिहन लूट लेते हैं। मतलब इनके विश्वनाथ के पास कितना बीघा जमीन था? 40 बीघा। 40 बीघा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तहसीलदार साहब के गुंडे और गांव के लोग उस पर आक्रमण कर देते हैं। संथाली में 4 और गुंडे में 10 मारे जाते हैं। मुकदमा चलता है। बालदेव और काली चरण तहसीलदार के गवाह बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन गवाह बनते हैं? एक बालदेव और एक कालीचरण। बालदेव और कालीचरण तहसीलदार के गवाह बन जाते हैं। सीधे साधे संथाल स्वीकार कर लेते हैं कि बिहन का खेत तहसीलदार का था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा होती है। इस समय देश स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र बंटवारे के मूल्य पर मिलती है। हिंदुओं और मुसलमानों के दलों में हमेशा के लिए दरार पड़ जाता है। पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जलने लगता है। मेरीगंज मुकदमे की जीत और आज़ादी का उत्सव एक साथ मनाया जाता है। उत्सव के बीच यह आज़ादी झूठी है कि आवाज़ भी एक कोने में सुनाई पड़ती है। गांव के लोग मारो साले को कहते आवाज़ की ओर टूट पड़ते हैं। सचमुच आज़ादी झूठी साबित हुई। बावनदास गांधी जी का प्रतिरूप बावनदास निराश है। वह देखता है कि सभी पुराने जमींदार कांग्रेसी हो गए हैं। मतलब जितने भी जमींदार सभी क्या हो गए? कांग्रेसी हो गए, मतलब उसके पार्टी हो गए हैं। सभी नेता राजनीति में रहना चाहते हैं। सभी के मन में सत्ता का लोभ प्रबल होता जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लैक मार्केटिंग में सहयोग कर रहे हैं। पूरे देश अविश्वास, घृणा, स्वार्थ और हिंसा की लपेट में है।
जाति की भावना प्रबल होती जा रही है। उसे लगता है कि सभी पार्टियां एक जैसी हो गई। देश की विभाजन ने हिंदू मुसलमानों के बीच ऐसी दरार पैदा कर दी है जिसका भरना मुश्किल है। कहता है कि आज़ाद भारत में आगे पीछे कई घटनाएं घटती होती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कैसे कैसे घटनाएं उस समय घट रही थी। कहता है कि फारबिसगंज के नए नेता जिला कांग्रेस सेक्रेटरी छोटन बाबू की इस रिपोर्ट पर कि डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का डॉक्टर प्रशांत को नज़रबंद कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये फारबिसगंज मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कांग्रेसी के सेक्रेटरी कौन रहते हैं? छोटन बाबू रहते हैं। छोटन बाबू जो कि प्रमुख पात्र के रूप में आएंगे इसमें। गांव के कबीर मठ के पूर्व महत सेवादास की दासी लक्ष्मी ने महंत रामदास के व्यवहार से उबकर मठ से अलग होकर बालदेव जी के साथ रहने लगती है। मतलब इतना उठापटक हो गया था कि आदमी भी एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना शुरू कर दिया था और उसका अपने साथ रहना शुरू कर दिया था। लक्ष्मी दासी का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि असहाय औरत को देवता के संरक्षण में भी सुख चैन नहीं मिल सकता। मतलब इतना वहाँ पर मामला गरम गया था और उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि घमासान जाति नाम धर्म के नाम पर उठापटक हो रहा था। कामरेड वासुदेव, सुंदरलाल और सोशलिस्ट कालीचरण सभी को डकैती के केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को यह सदस्य ज्ञात हो जाता है कि उनकी बेटी कमली को डॉक्टर प्रशांत का गर्भ है, मतलब उसका से प्रेम है। भावनदास हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर नागर नदी के किनारे चोर बाजारी का माल ले जाती हुई गाड़ियों को रोकता है और कुचलकर मार दिया जाता है। ममता के प्रयत्न से डॉक्टर प्रशांत रिहा हो जाते हैं। इस बीच कमली डॉक्टर प्रशांत के पुत्र नील उत्पल को जन्म दे चुकी होती है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नील उत्पल किस उपन्यास की पात्र है। तो यहाँ पर कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र नील उत्पल को जन्म दे चुकी होते हुए कमली को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते हैं और तहसीलदार उन्हें अपना जमाता मान लेते हैं, मतलब जमाए। तो हित्र की प्राप्ति के प्रसन्न तहसीलदार साहब का मन बदल जाता है और वे 5 बीघा प्रति परिवार के हिसाब से गांव वालों को जमीन लौटा देते हैं। कितने? 5 बीघा। ममता अनुभव करती है कि महात्मा गांधी की प्रेम और अहिंसा की साधना कभी असफल नहीं हो सकती। ममता इंपॉर्टेंट पात्र है। प्रशांत का पुत्र नीलो उत्पल भी नई मानवता का प्रतीक बनकर आया है। डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज प्राणियों के मुरझाए ओंठों पर मुस्कुराहट लौटाने का संकल्प लेते हैं। ममता उनके जैसे कर्म योगी के चरणों का स्पर्श करके अपने को धन्य मानती है। गांधी का प्रतिरूप बावनदास चतरिया पीर के रूप में फिर जी उठता है और घोर कुहासे के बीच प्रकाश की एक किरण चमक उठती है। उपन्यास समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो हम सभी देख रहे हैं वो एक प्रकार से जाति, प्रेम, युद्ध, धर्म के नाम पर 1900 जो आज़ादी के बाद रहता है, 1 साल के बाद ही इसका पूरा का पूरा मामला पूरा गर्म रहता है। इस उपन्यास में अगर प्रमुख पात्र के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं डॉक्टर प्रशांत, उसके साथ साथ कमली, ममता आदि इसमें प्रमुख पात्र हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि मेला आंचल के साथ हिंदी उपन्यास परंपरा में एक नए प्रकार संकल्प कथा शिल्प का विकास होता है। कथा में किसी केंद्रीय पात्र को महत्व न देकर रचनाकार के पूरे कथा अंचल को महत्व दिया है। कहने का मतलब है पूरा का पूरा मेरीगंज ही इसका प्रमुख पात्र है। पूरा अंचल रचनात्मक व्यक्तित्व प्राप्त करता है। कोई भी भू अंचल मात्र मनुष्य से नहीं बनता, उसमें ऊसर बंजर जमीन, हरे भरे खेत, जंगल, बाग, नदी, नाले, ताल, पोखर, टीले, खंडहर, पशु पक्षी सब होते हैं। मतलब सब मिलकर प्रमुख पात्र बनते हैं। गांव का इतिहास होता है कि गांव के जीवन में अनेक अंधविश्वास, मिथकीय कथाएं, पौराणिक देवी देवता, ग्राम देवता, पर्व त्योहार, नृत्य गीत, लोक कथाएं, अनुश्रुतियां आदि एक पूरा संसार होता है। गांव का यही नियम होता है। गांव का आदमी वर्तमान से ज़्यादा अतीत में जीता है। पूरा प्राकृतिक परिवेश उसके लिए उतना ही प्रिय, अपनत्व भरा है और सजीव होता है जितना उसके अपने पड़ोसी और मित्र। व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यासों की तुलना में किसी भू अंचल को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखना कठिन कार्य है।
यह वही कर सकता है जिसने अंचल विशेष की मानसिकता और जीवन पद्धति के साथ अपने को एक कर लिया हो। कहने का मतलब है इसलिए फणीश्वर रेणु को आंचलिकता के रूप में स्थान मिलता है। मेला आंचल लिखकर रेणु ने यह दुष्कर कार्य संपन्न किया। रेणु ने पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र में रखकर पूरे अंचल के जीवन को उसकी समस्त अच्छाइयों बुराइयों के साथ संश्लिष्ट रूप में ठीक उसी प्रकार अंकित कर दिया जिस प्रकार कोई कुशल चित्रकार चित्र लपेट कर चित्र रचना करता है। अंतर केवल यह है कि चित्र गतिहीन और स्थिर होता है, जबकि रेणु का कथा चित्र गत्यात्मक और जीवन इस रूप में दिखाई देता है। अब एग्जाम की दृष्टि से देखें तो प्रतिपरी कथा उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है और प्रतिपरी कथा का जो प्रकाशन होता है वो 1957 ईस्वी में होता है। रेणु का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें देश के आज़ाद होने के बाद 1953 से 1956 तक की कथा कही गई है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रतिपरी कथा कब से कब कही है, 1953 से 1956 के बीच में। हम सभी को कहानी के साथ साथ उसको जीना भी है और जीने के साथ साथ एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि उनकी जो मेला आंचल है उसका जो प्रमुख रचनाओं के साथ साथ यहाँ पर प्रतिपरी कथा जो रचना है उसका प्रमुख सारांश अब देखेंगे कि 1953 से 1956 तक की कथा कही गई है। कथा का केंद्र प्राणपुर गांव है। देखिए मेला आंचल में मेरीगंज को देखे थे जो कि इंपॉर्टेंट है, और प्रतिपरी कथा में प्राणपुर गांव है। यह पूर्णिया जिले के हवेली परगना अपेक्षाकृत उन्नत गांव है। गांव में 8 ग्रेजुएट, 2 MA और 1 शास्त्री है। कहने का मतलब है अब जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है शिक्षित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। गांव में कितने हैं? 8 ग्रेजुएट हैं, 2 MA हैं, 1 शास्त्रीय काशी विद्यापीठ, 50 मेट्रिकुलेट, 100 मिडिल 100 मिडिल पास हैं और 1.5 दर्जन कवि हैं और 2 साहित्यकार हैं, 1 नाटककार हैं। कुछ लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की शाखा है। स्वतंत्रता के बाद जातिवाद का जो जोर पकड़ने लगा है। नेपाल की तराई से निकलकर गंगा से मिलने कोसी नदी की एक उपधारा दुलारी दाय है। गर्मियों में एक दुलारी दाय सूख जाती है। इसमें 5 कुंड हैं। कितने? 5 कुंड हैं। उत्तर नेपाल से लेकर दक्षिण गंगा तट तक लाखों एकड़ जमीन पड़ती है। कोसी की भयानक बाढ़ और विनाश लीला का परिणाम थी यह प्रतिपरी कथा। मतलब प्रतिपरी कथा एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ऐसी जमीन जहां पर पड़ती रहती थी, यहाँ पर बंजर रहती थी, बहुत सालों से उसमें खेती बुआई का काम नहीं होता है। दुलारीदाय के पूरब स्थित है यह गांव। दुलारीदाय के पूरब में स्थित है यह गांव। उपन्यास गांव की कथा न होकर प्रति की परिकथा है। देखिए क्या है, गांव की कथा नहीं है लेकिन यह प्रति की परिकथा है। मतलब एक गांव, एक जमीन जो कि प्रति रहा करती थी, बंजर रहा करती थी, उसकी चारों तरफ की कथा इसमें वर्णित किया गया है। परिकथा अर्थात कथा के भीतर निकाली हुई एक कथा, कथा के भीतर या से निकाली गई एक कथा। देश के स्वतंत्र होने के बाद विकास के नाम पर गांव में 2 प्रमुख घटनाएं घटती है। लैंड सर्वे सेटलमेंट, क्या है? लैंड सर्वे सेटलमेंट। दूसरा है कोसी नहर परियोजना। उस समय दो योजनाओं का चलता है विकास के नाम पर। बिहार टेनेंसी एक्ट की धारा 40 के अनुसार किसी जमीन को लगातार 3 साल तक आबाद करने वाली मौसरी हासिल कर होने वाला था, बशर्ते हम हक प्रमाणित हो जाए। पूर्णिया जिले में जमींदार उन्मूलन बावजूद 15,000 बीघे जमीन की जोत वाले किसान 500 बीघे का किसान, देखिए यहाँ क्या है, 500 बीघे का किसान तीसरे श्रेणी में माना जाता है। कितने? तीसरे श्रेणी में माना जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो प्रमुख 500 बीघे, ये सब मूलभूत बातें हैं जो हम सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम अब एकदम छोटी बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 500 बीघे का किसान और 15,000 बीघे तक की जोत वाले किसान थे। गांव के सबसे बड़े किसान थे जीतन बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांव के सबसे बड़े किसान कौन थे? जीतन बाबू। जीतन बाबू गांव के सबसे बड़े जमींदार और प्राण पुराण एस्टेट के मालिक शिवेंद्रनाथ मिश्र के बेटे शिवेंद्रनाथ मिश्र के इलाके में बड़े पंडित। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सभी के बीच में तथ्य निकल कर सामने आता है कि ये जो शिवेंद्रनाथ हैं और जीतन बाबू हैं, ये गांव के बड़े किसान के साथ साथ शिवेंद्रनाथ कौन रहते हैं? प्राणपुर के एस्टेट के मालिक रहते हैं।
शक्ति के उपासक, तांत्रिक, कानूनदा, जालसाज, मुकदमेबाज और दबंग व्यक्ति थे। मतलब सबसे जो दबदबा उस क्षेत्र में बना के रखे थे वो है शिवेंद्रनाथ मिश्र और जितेन बाबू। जितेन बाबू सुशिक्षित और संवेदनशील हैं। 10-15 वर्षों तक शहर में रहकर गांव लौटे हैं। शहर में कई राजनीतिक पार्टियों के भीतर से देखकर उनकी गतिविधियों से निराश होकर लौटे जितेन बाबू अभी तक गांव वालों के लिए कुछ सनकी और रहस्यमय हैं। प्राणपुर स्टेट के तहसीलदार थे। जलधारी लाल और सिपाही थे। राम परखाल सिंह, ये भी गौण पात्र के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। कौन है? जलधारी लाल और सिपाही थे राम पखारन सिंह। इन्हीं दोनों की वफादारी पर प्राणपुर ये स्टेट कायम थी। आज भी जितन बाबू के यहाँ लोग वफादार कार्यकर्ता हैं। जमींदार उन्मूलन के समय जलधारी लाल जी ने यह प्रमाणित करके प्राणपुर पट्टी पत्नी जमीन खुद कास्त है, उस पर मालिक का रैयती हक है। ये स्टेट को बना या बता लिया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर उनके द्वारा जो जमीन थी वो उसके हक के लड़ाई में जीतन बाबू पुरजोर से लड़ते थे। लैंड सर्वे सेटलमेंट के समय भी जीतन आत्मविश्वास और जलधारी लाल द्वारा पेश किए गए कागजी प्रमाणों के बल पर जीतन का मालिकाना हक ई स्टेट की पूरी जमीन को कायम रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राणपुर के जीतन के विरोधी में ना हो, विरोध तो लगभग सारा गांव ही कर रहा था, किंतु सभी को मुंह की खानी पड़ी। विरोधियों के सामने सरगना लूतो बाबू कांग्रेस पार्टी स्थानीय नेता हैं। कौन रहता है? लूतो बाबू जो रहते हैं कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता रहते हैं उस क्षेत्र के। उनके पिता लरेना शिवेंद्र मिश्र के खवास थे। देखिए यहाँ पर ये शिवेंद्र किरणा के खवास थे। उनके पूरा विश्वास, किंतु अंत में उन्होंने धोखा दिया था। मिश्र जी के शत्रु सुल्तानपुर ई स्टेट के मालिक मिस्टर एंथनी से मिल गए थे। मतलब वो धोखेबाज निकले। मरने से पहले मिश्र जी उसे सजा दे गए। उसकी पीठ पर लाल दगनी से दगाबाज लिखवा दिया गया। लुतो बदला लेना चाहता है। वह मुसलमानों के नेता समुद्दीन मीर और सुचित लाल से जीतन बाबू के दुलारी दाई के 5 जलकरों पर तनाजा करा देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। तनाजा खारिज हो जाती है। कोसी नहर परियोजना पूरे इलाके के फायदे के लिए बड़े उत्साह से बनाई जाती है या बनाई गई थी। इसके अंतर्गत दुलारी दाई को कोसी की मुख्य धारा से जोड़कर नहर निकलवाने की बात थी। योजना कार्यान्वित हो रही है। कैंप लग गया है। विशेषज्ञों का पूरा एक दल उतर आया है प्राणपुर गांव के पास। इधर गांव के लोग बिना पूरी बात समझे नहर निर्माण योजना का विरोध करते शुरू कर दिया था। विरोध के साथ ही यहाँ पर वे समझते हैं कि वो दुलारी जो रहते हैं वो दुलारी दाई ने पानी भर जगाया तो खेत कहाँ करेंगे। मतलब कहता है कि अगर हम अपने जमीन में अगर तालाब खुदवाते हैं तो हम खेती कहाँ करेंगे। वे अनुमान लगाते हैं कि जीतन बाबू ही इस योजना के मूल कारण है, कि जीतन बाबू यहाँ पर इसका मूल कारण है। तभी कैंप वाले उनके यहाँ आते हैं जाते हैं। कैंप में रहने वाली लड़की इरावती जीतन बाबू से खूब घुली मिली रहती है। और एक यहाँ पर पात्र निकल कर आते हैं इरावती जीतन बाबू से खूब घुली मिली है। जीतन बाबू सारे गांव के कोप भाजन बनते हैं। लूथो बाबू सबकी संगठित करके कोसी कैंप पर हमला करा देते हैं। मतलब वो तो विरोधी पार्टी हैं, कांग्रेसी पार्टी के समर्थक हैं और जीतन बाबू के विरोधी। जीतन बाबू गांव वालों को समझाने आते हैं, उन पर आक्रमण होता है, वे घायल होते हैं। उनके साथ कैंप की लड़की इरावती और कैंप की पार्टी नंबर 10 के साथ आए हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी भी घायल हो जाते हैं। जीतन बाबू, उनके समर्थक और कैंप के लोग इस हिंसात्मक आक्रमण के बावजूद शांत रहते हैं। गांव वालों को अपनी गलती समझ में आती है। कोसी योजना सफल होती है। लेखक अनुभव करता है कि देश के स्वतंत्र होने के बाद जड़ प्रति तो टूट रही है, देश भौतिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब विरोध करने के बाद भी जीतन बाबू उस योजना में शांतिपूर्वक बने हुए रहते हैं और अंततः उनकी सफल योजना हो जाती है। किंतु अभी तक जनता के मन की धरती यथावत है। इसके लिए लोकमंच की स्थापना और उसके माध्यम से जनता को जागृत करने का संकेत देने का
उपन्यास समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रति परिकथा जो रचना है 1957 में प्रकाशित होता है और इसके प्रमुख गांव जो रहता है वो प्राणपुर रहते हैं। इसमें जीतन बाबू के साथ साथ अन्य प्रमुख पात्र रहते हैं और योजनाओं सरकारी द्वारा जो बनाया गया रहता है उसको लाभान्वित देने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ नेता, कांग्रेसी नेता रहते हैं जो कि उसको सफल बनाने में विरोध करते हैं और अंततः यहाँ पर जीतन बाबू इस योजना में सफल हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों हम सभी का छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्द ही मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।